हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी स्टडी में मशरूफ़ होंगे। तो चलिए आज हम एक बहुत ही प्यारी सी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एक छोटी सी कविता है। इस कविता का नाम है कैसी विचित्र है जिंदगी और इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो शुरू करें। हिंदी साहित्य के सुविख्यात आधुनिक कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता कैसी विचित्र है जिंदगी उनके द्वितीय काव्य संग्रह काव्य बांस के पुल में संकलित है। इस कविता में कवि सामाजिक सुधार के लिए आह्वान करते हैं और जिंदगी के दुख, दर्द, निराशा, गरीबी, डर और अकेलेपन की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। साथ ही कवि हमें मध्यम वर्ग की जीवन स्थिति और जीवन के बेहतर स्थिति तक पहुंचने के लिए किए जाने वाले संघर्ष से हमें रूबरू किया है। कैसी विचित्र है जिंदगी कविता में कवि मध्यम वर्ग के लोगों का वर्णन किया है कि वे किस प्रकार अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए संघर्ष करते हैं, परंतु उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। कवि जिंदगी के विषय में कहते हैं कि हमारी जिंदगी कितनी विचित्र है। हमारी जिंदगी में एक से एक अजीबोगरीब स्थिति आती रहती है जिससे मनुष्य कभी सुख दुख, डर, शंका, अविश्वास, गरीबी, अमीरी आदि स्थिति से साक्षात होते हैं। इसी प्रकार कवि मध्य वर्ग के लोगों की जिंदगी की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि जिंदगी बहुत विचित्र और भयावह है। कवि मध्यम वर्ग के लोगों की जिंदगी को एक सड़े कपड़े की भांति बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार एक सड़ा कपड़ा होता है उसे कितना भी अच्छा बनाना चाहो पर वह कदापि अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी स्थिति सड़ी सी है। इसे कितना भी प्रयास कर सिलाई करना चाहो पर यह कभी भी सिला नहीं जा सकता, बल्कि यह पहले से और भी ज़्यादा फट जाता है। यदि इस प्रकार के सड़े से कपड़े में सुंदर फूल काढ़कर सुंदर बनाने की कोशिश किया जाए तो वह भी बेकार चला जाएगा। यदि सड़े कपड़े में सुंदर फूल की कढ़ाई करना चाहे तो यह और भी कुरूप हो जाएगा। सड़े कपड़े की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, वह बीच बीच में फटा है, जिस पर कवि पैबंद लगाकर एक बड़ा लबादा बना लेते हैं, परंतु वे उसे ओढ़ने से थर्राते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के सड़े कपड़े से ना तो शरीर को गर्मी मिल सकती है और ना ही शरीर को सुरक्षा। उसी प्रकार मध्य वर्ग के लोगों की जिंदगी की स्थिति भी सड़े कपड़े की तरह है। वे अपनी जिंदगी की स्थिति को सुधारने के लिए जितना अधिक संघर्ष करते हैं उतना ही वे सड़े कपड़े की भांति असफल हो जाते हैं। रात दिन कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ असफलताएं ही हाथ लगती है। लबादा के माध्यम से कवि अपने जीवन को अस्त व्यस्त बताते हैं। वे जीवन जीना तो चाहते हैं और जीते भी हैं, परंतु उन्हें जीवन जीने से बहुत डर लगता है। पर डर क्यों लगता है? क्योंकि जीवन सिर्फ अमानवीय गुणों से भरी पड़ी है और इसलिए मध्यम वर्ग के लोगों को उनके मेहनत के अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार फटे और सड़े कपड़े के माध्यम से कवि हमें मध्यम वर्ग की जीवन दशा का दर्शन कराते हैं।
लाख कोशिशों के बावजूद उच्च वर्ग के लोगों के दबाव के कारण उनकी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देती है। इसलिए कवि इस कविता में क्रांति की बात सोचता है, जिसके माध्यम से निम्न मध्यम वर्गीय जीवन स्थिति में सुधार किया जा सके और जीवन के नवनिर्माण के लिए परिवर्तन लाया जा सके। यहाँ तनी हुई मुट्ठियाँ क्रांति का प्रतीक है। कवि क्रांति के द्वारा मध्यम वर्ग की स्थिति में सुधार लाने की बात तो करते हैं, पर यह भी सोचते हैं कि क्रांति कोई अकेला व्यक्ति कदापि नहीं कर सकता। क्रांति के लिए संगठन, एकता और सबके सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है। परंतु कवि कहते हैं कि तनी हुई मुट्ठियाँ अक्सर दर्द देने लगती है और खुल जाती है, अर्थात एकता खुल जाती है। न ही लोग संगठित हैं और न ही उनमें एकता है, और न ही लोग स्वयं अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं, बल्कि लोग सहयोग करने के बजाय कवि की ओर तिरस्कृत भरी दृष्टि से देखते हैं और चले जाते हैं। लोग उन्हें क्रांतिकारी फैली हथेली को गरीब भिखारी की हाथ समझ बैठते हैं। जो लोग रहते हैं वे कवि के जो क्रांतिकारी हाथ है उसे वे गरीब भिखारी का हाथ समझकर चले जाते हैं, मानो क्रांतिकारी हथेली और भिखारी की हथेली में कोई अंतर ही ना हो। इस प्रकार क्रांति के लिए कवि की कोशिश मात्र कोशिश रह जाती है। कवि अपने कल्पना दर्शन द्वारा समाज हित के लिए मानवीय गुण, नैतिक मूल्य और सुरक्षा देना चाहता है। जो कवि के पास है उसे देना चाहते हैं। इसके साथ ही कवि उन चीज़ों को भी समाज हित के लिए देना चाहते हैं जो उनके पास नहीं है, पर भविष्य में होने की संभावना है। यदि वह इसी प्रकार कठिन परिश्रम करता रहा तो एक दिन अवश्य ही उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। कवि को अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ ना कर पाने का अफसोस है। फिर कवि सोचते हैं कि इतने बड़े संसार में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद वह बिल्कुल अकेला है। उन्हें अकेलेपन का बोध होता है। इसलिए कवि सोचते हैं कि अपनी उन्नति के लिए आखिर वह कहाँ जाए। वह अपने घर आंगन में ही रहकर परिश्रम करता है। साथ ही कवि ऊपर उठना चाहता है और अपने नैतिक मूल्यों की ओर संकेत करता है कि वह बार बार ऊपर उठना और उठाना चाहता है, किंतु सारी दुनिया उसे सदा नीचे गिराने में लगी है। कवि कहते हैं कि लोग उन्हें अलंघ्य अंधकार में दीवार अर्थात अनैतिक दुनिया में गिराने में लगे रहते हैं। यह अनैतिक दुनिया उस अलंघ्य दीवार की भांति है जिससे बाहर निकलना असंभव है। उस अनैतिक दुनिया में सिर्फ भय, आशंका, अंधविश्वास और अकेलापन ही है। कवि वहाँ कैद है, इसलिए वह वहाँ से बाहर निकलने के लिए अनेक उपाय लगाता है। नाखूनों से अपने बच्चों को खुश करने के लिए आदमियों की जानवर नुमा चित्र बनाता हूँ। इसके पीछे कवि का यह तात्पर्य है कि वह अपने परिवार और बच्चों को खुश करने और अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए उच्च वर्ग के लोगों द्वारा किए गए सभी प्रकार के शोषण और उनके दबाव में रहते हैं। परंतु कवि उच्च वर्ग द्वारा उच्च बनने के लिए किए सभी प्रयत्नों का अनुसरण करते हैं, ताकि उनके प्रयत्न के
तत्व उन्हें ऊपर खींच लाए, लेकिन वे ऊपर खिंचाने के बजाय बार बार लोगों द्वारा नीचे गिरा दिए जाते हैं। कवि एक ऊंचे और अच्छे स्तर तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि दुनिया के किसी भी लोगों के पास कोई स्तर ही नहीं है, अर्थात उनके अंदर मानवीय गुणों और नैतिकता का पतन हो चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद कवि को इस भीड़ भरी दुनिया में अकेलापन महसूस होता है। कवि जिंदगी की विभिन्न जटिल समस्याओं के साक्षात होकर अब इनसे बचना चाहते हैं। इसलिए वे सोचते हैं कि जिंदगी के संघर्ष से जिंदगी के संघर्ष से डरकर आखिर मैं कहाँ जाकर सुरक्षित छिप जाऊं, क्योंकि जिंदगी का हर एक पल कठिन संघर्षों से युक्त है। इसलिए आदमी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं रह सकता। उसे हर स्थान पर मृत्यु, भय, शंका, अविश्वास आदि का डर है। अतः कवि सोचते हैं कि आखिर मैं किसकी प्रतीक्षा करूं? क्या मैं उनकी प्रतीक्षा करूं जो मुझे पहचानते ही नहीं हैं, जिनसे मैं बिल्कुल अनजान हूं? क्या उनकी करूं जो पहचानते तो हैं पर देखते ही नहीं और मुझसे अनजानों की भांति व्यवहार करते हैं, मुझे देखते ही भाग जाते हैं? इस दुनिया में लोगों को हर प्रकार का डर घेरा हुआ है जिनसे वे बाहर नहीं निकल पाते हैं। कवि सोचते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ जिसके पास मानवीयता का गुण है। शायद इसीलिए दुनिया के असंख्य लोग मुझे ऐसे तिरस्कृत भाव से देखते हैं, मानो वे अपनी नज़रों से ही मुझे पत्थर फेंक कर मार रहे हों और मैं उनके नज़रों के पत्थर से ही जीवित दफना दिया जाऊंगा। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि हाँ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।